हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जहां से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर पे। आप लोग ने रिसेंटली सीपीओ का अगर एग्जाम दिया है या डिफरेंट अपने एसएससी के एग्जाम दिए हुए हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलेंगे। तो पूरा हम यहाँ पे करेंट अफेयर्स अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023 तक का करेंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर का डिस्कस करेंगे दो अलग अलग पार्ट्स में। आज पहला पार्ट डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी हम इसके दूसरे पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली दोनों पार्ट्स में हम जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल हो गए, यूनेस्को साइट्स हो गई, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म हो गए या आपकी पेंटिंग्स हो गई या इसके अलावा जो भी ट्राइबल फेस्टिवल न्यूज़ में थे उनको हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपका अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का पूरा पोर्शन आर्ट एंड कल्चर का कवर हो जाएगा, जो आपको आने वाले एग्जाम में 100% कवरेज देगा। 100% आपको यहाँ से फायदा होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ लूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, इसके अलावा आपका डिफेंस एग्जाम है, सीयूईटी एग्जाम है या आपकी कोई भी स्टेट एग्जाम है, सभी के लिए यूजफुल है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट मैंने यहाँ पे कवर किया है वो है स्कल्पचर्स, टेम्पल एंड अदर आर्किटेक्ट, जो भी न्यूज़ में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शांति निकेतन से। ठीक है, तो शांति निकेतन बिकम्स इंडियाज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम सभी को पता है अभी फिलहाल भारत में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 2023 में दो नई साइट्स को जोड़ा गया था। उनमें से एक पहली है शांति निकेतन एंड शांति निकेतन 41st नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि कहां पर है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको शांति निकेतन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2010 से ये डिमांड चल रही थी कि शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसको शामिल कर दिया गया है एज अ 41st नंबर की साइट। ये वेस्ट बंगाल की तीसरे नंबर की यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली साइट बन चुकी है। इसके पहले शांति निकेतन के पहले सुंदरवन नेशनल पार्क एंड दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, इन दोनों को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है। जब भी हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो एक पर्सनालिटी हमारे सामने आती है, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, क्योंकि उनका रिलेशन ही शांति निकेतन से रहा है। तो हमें दो चार बातें ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए? पहली बात ये कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो पहले पर्सन है, इंडियन ही नहीं एशियन पहले पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले इंडियन एंड पहले एशियन पर्सन कौन रहे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको 1913 में ये अवार्ड दिया था इनकी रचना गीतांजलि के लिए। इनका जो पोयम कलेक्शन था गीतांजलि, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का टाइटल मिला था और नाइटहुड का टाइटल इनको किंग जॉर्ज V ने दिया था। लेकिन बीच में हो जाता है आपका जलियांवाला बाग मैसकर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय नाइटहुड के टाइटल को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस लौटाने का काम किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दो देशों के नेशनल एंथम को लिखा है। पहला है जनगण मन जो कि इंडिया का नेशनल एंथम है। सेकेंड है अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। जैसा कि मैंने कहा कि शांति निकेतन को 41st नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और ये कब फैसला लिया गया? जब 45th नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हो रही थी। एंड 45th नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहाँ हो रही थी? रियाद, सऊदी अरेबिया में हो रही थी। अब यहाँ से हम इसको करेंट अफेयर से फर्दर लिंक करेंगे कि 46 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कौन होस्ट करेगा? इंडिया में कहां पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी। और पहली बार इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है। क्लियर है? इसके लिए इंडिया ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट परी।
इस प्रोजेक्ट परी में क्या किया जाएगा? प्रोजेक्ट परी में दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। जो दिल्ली की सड़कों पे दीवारें हैं उसमें अलग अलग आर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे, जिसके लिए 150 आर्टिस्ट को बुलाया गया है। ठीक है, तो ये काम भी प्रोजेक्ट परी में किया जा रहा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं 42 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था और ये फोर्स में कब आया? इसने अपने ऑपरेशन को कब से स्टार्ट किया? तो 1946 से किया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, पेरिस फ्रांस में आपको पता ही है कि 26 जुलाई से ओलंपिक गेम्स समर ओलंपिक गेम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं पेरिस फ्रांस में, और तीसरी बार पेरिस समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो पेरिस में ओलंपिक गेम्स हैं इसके लिए हमारे जो एथलीट हैं उनका स्पॉन्सर कौन है? तो 2024 के पेरिस ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स के लिए हमारी टीम के स्पॉन्सर बना है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप यहाँ पे आपको स्पॉन्सर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे दो और नाम। एक नाम आता है पीवी सिंधु का, जो कि हमारी स्टार बैडमिंटन प्लेयर है, एंड दूसरा नाम आता है शरत कमल का। एंड शरत कमल हम सभी को पता है हमारी कंट्री के स्टार टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ये दोनों कौन है? फ्लैग बेयरर रहेंगे आपके पेरिस ओलंपिक में। इसके अलावा आप एक और नाम याद रख सकते हैं कि हमारे जो 28 एथलीट का स्क्वाड है, इस स्क्वाड को लीड कौन कर रहा है? आंसर हो जाएंगे हमारे जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा। कौन करने वाले हैं? नीरज चोपड़ा आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और नाम आता है चीफ दे मिशन। ठीक है, तो चीफ दे मिशन कौन है? तो चीफ दे मिशन आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के शूटर जिनको 2012 के ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था। हम बात कर रहे हैं गगन नारंग के बारे में। ओके, तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ था जहां पर मैंने जनवरी से लेकर जून मंथ तक 2024 में स्पोर्ट कैटेगरी को कंप्लीटली कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी न्यूज़ पे। हम बात कर रहे हैं सेक्रेड इंसेंबल ऑफ होयसाला। तो होयसाला के जो पवित्र मंदिर हैं, ग्रुप ऑफ टेम्पल है होयसाला के टेम्पल, जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, और ये 42वें नंबर की एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलरेडी 2014 से ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में थे, फाइनली 2023 में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया है। क्या इसके पहले कर्नाटका में और कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? आंसर है यस। आप लोगों ने हम्पी के बारे में सुना होगा। हम्पी जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रही है, 1986 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। सिमिलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पतागल। तो यहाँ पे पत्तादकल जो है वो 1987 में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट, एंड वेस्टर्न घाट भी आपको यूनेस्को की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो होयसल टेम्पल है ये कहाँ पर है? वेल्लूर में है। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? वेल्लूर में देखने को मिलेंगे। और होयसाला एम्पायर की जो कैपिटल थी वो वेल्लूर थी। ठीक है, तो यहीं पर आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा ये ग्रुप ऑफ टेम्पल है, मतलब कई सारे मंदिरों का एक ग्रुप है जिसको यहाँ पे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन कौन से मंदिर है यहाँ पर, हम थोड़ा सा डिस्कशन इस पे भी कर लेते हैं। हो सकता है पूछ लिया जाए किसी एक मंदिर का नाम और पूछ ले कब बना या किस राजा ने बनवाया। ठीक है, तो पहला मंदिर आता है यहाँ पे चेन्नाकेशवा टेम्पल इन वेल्लूर। बहुत ही प्यारा टेम्पल है, ब्यूटीफुल टेम्पल है। स्पेशली यहाँ का जो गरुड़ स्तंभ है वो देखने लायक है। ठीक है, जो देवदासी की प्रथा चलती थी तो उनके लिए एक चैम्बर बना हुआ है जहाँ पे देवदासी नृत्य किया करती होंगी। मैं इसको देखकर आई और ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है। कभी फ्यूचर में अगर मौका मिले तो ज़रूर साउथ के टेम्पल ज़रूर विजिट करना एक बार। मतलब इंडिया का जो रिच कल्चर है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई ये टेम्पल होते हैं। मतलब इतना शानदार आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये वेल्लूर में टेम्पल है जो कि स्टार बेस पर है। ठीक है, इसका जो बेस है वो कैसा है? स्टार शेप का है। और
भगवान विष्णु को डेडिकेटेड आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, वेलूर जो है वो कैपिटल रही है होयसाला एम्पायर की, जिसको वेलापुरी या फिर वेलापुर के नाम से भी जाना जाता था, और किस नदी के किनारे है, तो यागची रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगी। कौन सी नदी? यागची रिवर के किनारे देखने को मिलेगा। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो चोला एम्पायर पे जो विक्ट्री हासिल की थी, चोला एम्पायर को जब हराया था 1116 एडी में होयसल किंग ने, जिनका नाम है किंग विष्णुवर्धन, तो किंग विष्णुवर्धन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है केशवा टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर। ठीक है। इस टेम्पल में आपको तीन बेसिकली भगवान के स्टैच्यू या डाइटी के चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। लॉर्ड कृष्णा के 3 अलग अलग फॉर्म हैं। एक है आपका जनार्दना, केशवा और वेणुगोपाल। तो केशवा की जो आइडल या मूर्ति है वो गायब है। वेणुगोपाल एंड जनार्दना की जो स्टैच्यू है वो ऑलरेडी डैमेज है। इस मंदिर का निर्माण 1268 एडी में हुआ है। ठीक है। होयसल किंग थे जिनका नाम है नरसिम्हा थर्ड, और उनके दंड नायक थे जिनका नाम है सोमनाथ। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया हुआ है। डन इतनी चीजें। अब जब यहाँ पे इतनी बातें हम होयसल डायनेस्टी के बारे में कर रहे हैं, तो होयसाला डायनेस्टी के बारे में 2-3 बातें और कर लेते हैं। सबसे पहले ये साला जो है वो डायनेस्टी के फाउंडर है। ठीक है। साला फाउंडर है होयसल डायनेस्टी के, और होयसाला जो है वो फ्यूडिशरी रहे हैं चालुक्य ऑफ कल्याण के, मतलब सामंत रहे हैं। चालुक्य ऑफ कल्याण के सामंत आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इनकी कैपिटल अगर आप देखोगे तो इनकी कैपिटल कहाँ थी? हेलेविडू, जिसको हम यहाँ पे द्वारा समुद्र के नाम से जान रहे हैं। ये इनिशियल कैपिटल थी, बाद में वेल्लूर भी कैपिटल देखने को मिलेगी। कन्नड़ एंड संस्कृत लिटरेचर इनके पीरियड में डेवलप हुए हैं। सबसे जो ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं होयसाला डायनेस्टी के, वो विष्णुवर्धना देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो मंदिरों का स्टाइल है, तो बेसिकली बेसरा मतलब जिसको आप बेसर स्टाइल कहते हो, राइट, बेसर और द्रविड़ स्टाइल को मर्ज कर दिया है, कंबाइन कर दिया और एक अपना नया स्टाइल बनाया है, जिसको हम होयसाला स्टाइल कहते हैं। मतलब इनमें शिखर भी है और फ्लैट बेस भी है, दोनों चीजें मिल जाती है इनके मंदिरों में। तो एक नया स्टाइल इन्होंने क्रिएट किया था। ओके। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि मलिक काफूर का नाम आपने जरूर सुना होगा। मलिक काफूर ने होयसाला कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया और 2 बार अटैक किया था। होयसाला एम्पायर में मलिक काफूर ने 2 बार अटैक किया था, 1311 और 1327 एडी में, 1311 एंड 1327 एडी में। ठीक है, इतनी चीजें। और उसके बाद यहाँ पे होयसाला किंगडम धीरे धीरे फॉल हो गया। ठीक है। कैसे? अगर लास्ट रीजन देखते हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट जो राजा देखने को मिलते हैं वो बीरा भल्लाल थर्ड देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर एक बैटल हुई थी विच इज बैटल ऑफ मदुरई इन 1343 एडी। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और होयसाला जो किंगडम है वो मर्ज हो जाता है विजयनगर एम्पायर के समय। और उस समय राजा कौन है यहाँ पे? हरिहरा वन। ठीक है, हरिहरा वन, जिसको हम हरिहर बुक्का के नाम से जानते हैं ना। हरिहर और बुक्का 2 अलग अलग भाई हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। डन। चलिए, नेक्स्ट आता है कोणार्क सन टेम्पल। आप सभी को पता है कि G20 मीटिंग, 18th नंबर की G20 मीटिंग कहां पर हुई थी? इंडिया में हुई थी। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 to 10 सितंबर 2023, जिसकी थीम क्या थी? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है। वेन्यू क्या था? भारत मंडपम था, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। और यहाँ पर जब हमारे देश में अलग अलग देशों के लीडर्स आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे जो एंट्री थी वहां पे डिपिक्ट किया था क्या? कोणार्क सन टेम्पल। इसलिए ये भी न्यूज में है। इसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 13th सेंचुरी में हुआ था और गंग राजा, गंग वंश के राजा, गंग डायनेस्टी के राजा ने इसका निर्माण करवाया था, जिनका नाम है किंग नरसिम्हदेवा वन। क्या नाम है? किंग नरसिम्हदेवा वन। ओके। इन्होंने इसका निर्माण कराया हुआ था। ठीक है। अब इस टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा एक चैरियट, एक रथ, जो कि भगवान सूर्य का एक रथ है। ठीक है, जिसमें आपको 12 पेयर ऑफ व्हील्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हॉर्सेज है, 7 हॉर्सेज है जो कि स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो व्हील्स है उसमें 24 स्पोक्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी प्रोग्रेस को दिखाते हैं कि निरंतर आपको चलते रहना चाहिए। और यहाँ पर ये जो सनडाइल की तरह काम करते हैं और एक्यूरेट समय दिखाने का काम भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई और सूर्य टेम्पल हमारे देश में नहीं है, कई सारे सन टेम्पल्स आपको देश में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है,
आपका यहाँ पर ये मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया है, तो हो सकता है अब इनमें से कोई दूसरा सूर्य मंदिर उठाकर पूछ ले। तो एक बार लिस्ट आपको दे दी गई है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शारदा टेम्पल। ये भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि आजादी के बाद पहली बार नवरात्रि की पूजा की गई थी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब 1947 के वॉर के समय जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर बाद में हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया और पहली बार नवरात्रि की पूजा शारदा टेम्पल में हुई है। शारदा देवी टेम्पल आपको LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल में देखने को मिलेगा, तितवाल विलेज इन द कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। शारदा पीठ आपको कहाँ पे मिलेगा? नीलम वैली। कहाँ पर मिलेगा? नीलम वैली में। और नीलम वैली कहाँ पर है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ और टेम्पल जो न्यूज में थे वो हम देखेंगे, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये भी न्यूज में था। त्र्यंबकेश्वर आप सभी को पता है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मिलेगा आपको कहाँ पर? ब्रह्मगिरी पे, ब्रह्मगिरी की हिल्स पे देखने को मिलेगा, जहां से गोदावरी रिवर फ्लो होती है। इसका कंस्ट्रक्शन थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1740 से 1761 के बीच में, मतलब 1714 से 1761 के बीच में कराया था, ठीक है। त्र्यंबक मतलब होता है यहाँ पे तीनों देवता, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। यहाँ पर ये जो टेम्पल है ब्लैक स्टोन से नागर स्टाइल में बना हुआ है। किस स्टाइल में? आप सभी को पता है कि 3 स्टाइल होती है हमारे देश में जनरली मंदिरों की, नागर, बेसर एंड द्रविड़। तो आपको नागर स्टाइल में ये टेम्पल देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की बात हो रही है तो जैसा कि मैंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, आपको इस मैप में देखने को मिल रहे हैं पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में आपको भीमाशंकर मिलेंगे, त्र्यंबकेश्वर मिलेंगे एंड आपके कृष्णेश्वर मिलेंगे। ये आपको 3 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर मिलने वाले हैं? महाराष्ट्र में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इतनी चीजें। मध्य प्रदेश, मैं MP की हूँ तो MP की बात तो जरूर करूंगी। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी केदारनाथ, वैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, बाकी आप सारे ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तुंगनाथ टेम्पल, हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये 12,000 फीट की हाइट पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिव टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है तुंगनाथ टेम्पल, ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और ऐसा माना जाता है कि आज से 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? अर्जुन ने। अर्जुन कौन थे? जो पांडव है, पांडव ब्रदर, अर्जुन ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसी मान्यता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। ये डांसिंग गर्ल आप सभी को पता ही होगी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की थीम पर इस बार इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था नई दिल्ली में, इसका मैस्कट था। आप देखिए सिमिलर है थोड़ा सा, इसी से इंस्पायर होकर ये मैस्कट डिजाइन किया गया था। द मैस्कट ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इन दिल्ली इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे 47 नंबर का इंटरनेशनल म्यूजियम डे हमने सेलिब्रेट किया एज आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसकी थीम थी म्यूजियम, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आपका आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्टैच्यू के बारे में। सो ये जो डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू है ये वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। ये ओरिजिनल जो है ये तो कांसा धातु का है, ठीक है। हम सभी को पता है ये ब्रोंज स्टैच्यू है, कांसा धातु का स्टैच्यू है, जो कि मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। बट अभी हम इस मैस्कट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वुड से बना हुआ है और इंस्पायर यहाँ से है, ठीक है। किस स्टाइल में बना हुआ है तो आपको याद रखना है चेन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल में आपको ये मैस्कॉट देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि चेन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल कहाँ से है, मतलब किस राज्य से बिलोंग करती है। तो चेन्नापट्टनम आर्ट या ये एक टाउन है बेसिकली, ये टाउन आपको मिलेगा कहाँ पर? रामनगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, जिसे टाउन ऑफ टॉय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से इंस्पायर है और यहाँ के प्रोडक्ट ऑलरेडी GI टैग प्रोडक्ट है 2005 से, ठीक है। बेसिकली कुछ पर्शियन आर्टिस्ट को टीपू सुल्तान ने बुलाया था और यहाँ के लोकल लोगों को ये आर्ट फॉर्म सिखाया था, जिसके बाद यहाँ की आर्ट फॉर्म काफ़ी प्रचलित है।
अगर हम बात करते हैं डांसिंग गर्ल के बारे में, जो कि कहां से मिली थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली थी, जिसको डिस्कवर किसने किया था 1926 में। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे 1926 में। 1926 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मैके। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जो कि ब्रोंज धातु से बनी है और जिसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नटराज स्टैच्यू के बारे में। टॉलेस्ट नटराज स्टैच्यू को G20 समिट के वेन्यू में इंस्टॉल किया गया था, आप सभी को याद होगा ही, जो कि अष्ट धातु से मिलकर बना था, मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, आयरन और मरकरी का इस्तेमाल इसमें किया गया था। और ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट नटराज स्टैच्यू इंस्टॉल की गई थी भारत मंडपम में। इसको भी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से रेडी किया गया था। लगभग 20 टन की ये स्टैच्यू थी, लगभग 28 फीट टॉल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसको 7 मंथ में रेडी किया गया था। किसने किया था? राधा कृष्णन सतपथी ने। राधा कृष्णन सतपथी ने इसको तैयार किया था उनकी टीम के साथ मिलके, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पर जो नटराज की स्टैच्यू बनाई गई है वो 3 अलग अलग मंदिरों से इंस्पायर है। कौन कौन से नटराज की मूर्तियों से इंस्पायर है? तो सबसे पहले थिल्लाई नटराजा टेम्पल इन द चिदम्बरम, फिर है उमा महेश्वरा टेम्पल इन कोनेरी राजपुरम, और अगला है यहाँ पे बृद्धेश्वरा टेम्पल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तंजावुर। ठीक है, यहाँ से इंस्पायर होकर ये स्टैच्यू तैयार किया गया था। अब नटराज की स्टैच्यू की अगर हम बैकग्राउंड को समझें तो सबसे पहले पल्लवा पीरियड में नटराज स्टैच्यू को देखा गया, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो आप कह सकते हो कि एक तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा, या आप कहेंगे कि इवॉल्व किया गया है, वो किसके समय हुआ है? चोला पीरियड में हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, ये सेंगोल है, और सेंगोल भी काफी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि हमारा जो नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, तो स्पीकर साहब के चेयर के पास सेंगोल को रखा गया था, राइट? तो इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर प्लेस द सेंगोल प्रेजेंटेड बाय द हेड ऑफ थिरुवद्दुथुरई अधिनम मठ। तो यहाँ पे थिरुवद्दुथुरई अधिनम मठ के लोगों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये सेंगोल दिया गया था। और ये जो सेंगोल है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है हमारी आज़ादी के समय में और चोला पीरियड से। ठीक है, चोला पीरियड में भी ये आपकी आज़ादी का ही प्रतीक था, ये आपकी संप्रभुता का प्रतीक देखने को मिल जाएगा। तो चोला एम्पायर से इन्फ्लुएंस होके इसको सेंगोल को रखा गया है पार्लियामेंट में। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। अगर चोला एम्पायर की बात करें तो चोला एम्पायर में आपको राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिलते हैं। चोला एम्पायर ने रूल किया है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, श्रीलंका में 9 से लेकर 13 सेंचुरी में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस समय जो लास्ट गवर्नर थे माउंटबेटन, और जब आज़ादी की बात हो रही थी तो आज़ादी का प्रतीक क्या होगा, क्या दिया जाए एज अ सिंबल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो आज़ादी का प्रतीक हो, ये सब डिस्कशन चल रहा था। ये 1947 की बात है। ठीक है, तो उस समय पंडित नेहरू जी ने कंसल्ट किया था सी राजगोपालाचारी से, जो कि हमारे देश के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। और राजगोपालाचारी जी ने सजेस्ट किया था चोला मॉडल, मतलब सेंगोल को सजेस्ट किया था, जो कि आज़ादी का प्रतीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल दिया गया था आज़ादी के प्रतीक के रूप में, और उसके बाद इसे प्रयागराज के म्यूजियम में रख दिया गया था। ठीक है, इसलिए वापस से ये न्यूज़ में है। डन इतनी चीज़ें, यही सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब G20 प्रेसिडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होगी वो कहाँ पर है, किसके पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के पास। 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था और 2022 में इंडोनेशिया ने। ओके, अगर हम न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में बात करें तो ये पार्ट है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट प्लान का। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति भवन के बारे में बात करते हैं तो इसको 1931 में इनॉग्रेट किया गया था, राष्ट्रपति भवन, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस, रिकॉर्ड ऑफिस जिसको बाद में हमने नेशनल आर्काइव नाम दिया, और इंडिया गेट और सिविक जो आपका गार्डन है, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विथ राजपथ इंक्लूड थी आपके इस प्रोजेक्ट में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर यहाँ पर इसे डिज़ाइन किया है, और इसको डिज़ाइन किसने किया है? एक पद्मश्री आर्किटेक्ट है जिनका नाम है विमल पटेल। क्या नाम है उनका? विमल पटेल, जिन्होंने इसे तैयार किया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। लोकसभा जो हॉल तैयार किया गया है उसकी थीम क्या है?
पिकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, उस पे बेस्ड आपको लोकसभा हॉल की थीम देखने को मिलेगी। अगर हम राज्यसभा हॉल की थीम देखेंगे तो ये नेशनल फ्लावर लोटस पे बेस्ड है। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अशोक पिलर भी देखने को मिलेगा आपको रूफ ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, छत पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो हैंड वुवन कारपेट फ्रॉम द बदोही, बदोही जिसे हम कारपेट सिटी के नाम से जानते हैं, तो कारपेट सिटी उत्तर प्रदेश में है बदोही, और यहाँ से इंस्पायर होकर यहाँ का ही हैंड वुवन कारपेट को इस्तेमाल किया गया है पार्लियामेंट हाउस में। यहाँ हमारा जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसमें 6 गेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अशोक चक्र आपको देखने को मिलेगा जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने नागपुर की लकड़ी, गुजरात के मार्बल्स और राजस्थान के स्टोन वर्क, इसके अलावा वुडन जो हमने फ्लोरिंग की है बैम्बू की, वो त्रिपुरा से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली। जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ पर 6 गेट्स देखने को मिलते हैं। गज द्वार नॉर्थ गेट है, गरुण द्वार ईस्टर्न गेट, अश्व द्वार सदर्न गेट है, फिर आपका मकर द्वार, हंस द्वार एंड शार्दुल द्वार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 6 द्वार देखने को मिलते हैं। पुराना जो पार्लियामेंट हाउस था वो इंस्पायर था कहाँ से? 64 योगिनी टेम्पल से, और 64 योगिनी टेम्पल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो थी उसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो एडविन लुटियन एंड हार्वर्ड बेकर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है। नेक्स्ट है जंतर मंतर, रिसेंटली न्यूज में था। अब जंतर मंतर लेबोरेटरी तो कई सारी हैं हमारे देश में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली वाले के बारे में। ठीक है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ फ्रेश एक्सपर्ट कमिटी फॉर द कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी। तो ASI ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जंतर मंतर जो ऑब्जर्वेटरी है दिल्ली में, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए। अब जब जंतर मंतर के बारे में बात हो रही है तो हमें बात करनी चाहिए महाराजा सवाई जयसिंह II के बारे में। ठीक है, सो महाराजा सवाई जयसिंह II जिनका समय 1686 से लेकर 1743 के बीच का समय था, और ये राजपूत स्टेट ऑफ आमेर से बिलोंग करते थे, और ये फ्यूडिशरी थे मुगल के। और ये जो सवाई टाइटल है इनको, ये औरंगजेब ने सवाई टाइटल दिया था। इन्होंने जयपुर शहर को बसाया है, ही बिल्ड द सिटी ऑफ जयपुर, और इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को इंडिया में सेटअप किया था। कौन कौन सी? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, और ये मथुरा वाली जो है वो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, डन। चलिए अब बात करते हैं कुछ और आर्किटेक्ट जो न्यूज में थे। सबसे पहला है गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट और हम सीरी फोर्ट के बारे में, दो किलों के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कहाँ पर है, किसने बनवाया है। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि अब ऑब्वियसली बात, इतना पुराना किला है तो कुछ ना कुछ तो कोलैप्स होता ही रहता है। तो यहाँ पर भी इसकी एक वॉल जो थी वो कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी, जिसके कारण न्यूज में था। ठीक है, 14 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच में इसको बहमनी सुल्तान ने तैयार किया था, और बाद में इसमें रूल किया था किसने? कुतुब शाही डायनेस्टी ने। तो अगर हम गोलकुंडा फोर्ट की जब भी बात करते हैं तो हमको याद करना चाहिए कुतुब शाही डायनेस्टी, इसमें बहुत लंबे समय तक रूल करने का काम किया हुआ है। ठीक है, गोलकुंडा इसका तेलुगु में मीनिंग होता है सेफर्ड हिल। ठीक है, इसको ओरिजिनली तैयार किया था काकतीय ऑफ वारंगल ने, और उसके बाद इस पे बहमनी भी थे, और बहमनी के बाद इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुतुब शाही किंग। तो बहमनी के फॉल के बाद यहाँ पे कुतुब शाही की जो कैपिटल थी वो गोलकुंडा फोर्ट को बना दिया गया था, इसलिए यहाँ पे लंबे समय तक कुतुब शाही लोगों ने रूल किया है। कहाँ पर? गोलकुंडा में। अगला आता है सीरी। सीरी ये एप्पल वाली सीरी नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सीरी फोर्ट के बारे में, जिसका कंस्ट्रक्शन 13वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको करवाया था, और इसको 8 सिटीज, दिल्ली जो है वो छोटे छोटे 8 शहरों से मिलकर बनाई गई, तो सीरी भी उनमें से एक था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था 1303 AD में। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर एक अलाई दरवाजा का निर्माण हो गया, और हौज खास और अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था सीरी फोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ वननेस जो न्यूज में था। मध्य प्रदेश के जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, उन्होंने 108 फीट हाइट का स्टैच्यू ऑफ वननेस इनॉग्रेट किया था, जो कि आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू है। कहाँ पर?
ओमकारेश्वर में, और ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, जो कि आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये आपको मंदाता माउंटेन पे देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा ओमकारेश्वर? तो मंदाता माउंटेन में आपको ये स्टैच्यू ऑफ वननेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। नर्मदा नदी के किनारे आपको ये ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा। आदि शंकराचार्य, इनको हम जगत गुरु के नाम से भी जानते हैं, और ये फाउंडर है अद्वैत वेदांता के। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कलाड़ी केरला में हुआ था। अब अदर स्टैच्यू जो न्यूज में थे, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम सभी को पता है नर्मदा नदी पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है गुजरात में। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, ये रामानुजनाचार्य का स्टैच्यू हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ पीस, ये जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर का स्टैच्यू है राजस्थान में। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये आपको नाद प्रभु का देखने को मिल जाएगा कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये कुछ स्टैच्यू है जो न्यूज में थे। चलिए अब बात करते हैं पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। ये जो पेंटिंग दिख रही है, पेंटिंग तो दिख रही है, इसके नीचे यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये पहला इंस्क्रिप्शन है इस डायनेस्टी का जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, करते हैं सोमेश्वर इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखिए स्टैच्यू आपको दिख रहा है, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये इंस्क्रिप्शन है। पहली बार यहाँ पर हमको अलूपा डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, और इस इंस्क्रिप्शन में जो यहाँ पे कुलशेखरा अलुपेंद्र वन किंग थे अलूपा डायनेस्टी के, उनके डेथ के रिकॉर्ड को यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, यहां से हमें तुलुबा डायनेस्टी की हिस्ट्री मतलब विजयनगर एम्पायर के कल्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अलूपा डायनेस्टी एक लॉन्गेस्ट समय तक रहने वाली डायनेस्टी रही है तुलुनाडु में, जिसको हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं। कैपिटल इनकी क्या थी? बारकुर इसकी कैपिटल थी। बाद में इन्होंने इसे उदयवारा शिफ्ट कर लिया था। नेक्स्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। सो ग्वालियर एंड कोझिकोड, इन दोनों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है। रिसेंटली 55 सिटीज को पूरे वर्ल्ड में शामिल किया गया है, जिसमें से कोझिकोड और ग्वालियर भारत की है। कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर एंड ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिटी ऑफ म्यूजिक के बारे में, मतलब ग्वालियर के बारे में, तो तानसेन की नगरी है। ग्वालियर घराना के नाम से आप मतलब जो ग्वालियर घराना है उसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है? ग्वालियर से ही होती है। अगर हम सिटी ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कुंदलथा। ठीक है, कुंदलथा द फर्स्ट नोवेल इन द मलयालम विच इज ऑथर्ड बाय अप्पू नेदुगड़ी। इसकी शुरुआत मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो भी कोझिकोड में हुआ था 1887 में। डन। अच्छा, ये जो यूनेस्को की आप क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की मीटिंग हुई थी या कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी थीम क्या थी? ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। तो 7 अलग अलग कैटेगरीज में सिटीज को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी है वो 7 कैटेगरीज? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, मीडिया, मूवी, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। अगर हम बात करते हैं इंडियन सिटी जो अभी तक इंक्लूड की जा चुकी हैं, तो जयपुर को किया था 2015 में एंड वाराणसी को भी किया था 2015 में। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में जयपुर एंड क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में वाराणसी। चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में 2017 में, और ग्वालियर तीसरे नंबर की क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक है। एंड क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर में पहली ही सिटी है जो कि आपकी कोझिकोड है। मुंबई को फिल्म में 2019 में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में 2019 में, और श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में 2021 में शामिल किया गया था। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2014 में स्टार्ट हुई थी, और ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 के डायरेक्शन में काम करता है, जहां पे हम सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को डेवलप करने की बातें कर रहे हैं। डन इतनी चीजें? ओके, सो ये पार्ट 1 में हमने काफी कुछ सीखा है। सेकेंड पार्ट में हम इंपॉर्टेंट पर्सन और ट्राइबल के बारे में जान लेंगे। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।